जिस चीज के वो खिलाफ आए वैसे ही होगा, ये कहना सही होगा? बिल्कुल। करप्शन, नेपोटिज्म। हाँ, करप्शन नेपोटिज्म तो काफ़ी था। इतना नहीं था जब उनकी पहली सरकार जो थी वो 1948 से 1953, उसमें इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू हर चीज़ जाती थी। और रिप्रेशन काफ़ी था, तो अगर कोई भी एंटी इंडिया कुछ भी कहता तो वो गायब हो जाते थे। उनको हमेशा लगता था कि यूनाइटेड इंडिया में कश्मीर जो है सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर कर सकता है। और ये जो वो चाहते थे कश्मीर के लिए नया कश्मीर वगैरह, उनकी जो आइडिया थे कि किसानों को और वर्किंग क्लासेस को उनको अपने राइट्स मिलने चाहिए, वो उनको लगता था इंडिया में मिलेंगे, पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। शेख साहब तो 1960s और 70s तक अपने आप को कहते थे कि मैं गांधीयन हूँ। बिल्कुल। क्योंकि वो कहते थे मैं भी ऐसे ही रिलीजन को जैसे मैंने कहा, मैं इसको रिलीजन को ऐसे यूज़ करता हूँ जैसे गांधी जी करते थे। नास्तिक तो थे नहीं, वो धार्मिक हिंदू थे पूरे। बिल्कुल। लेकिन वो तो मैं धार्मिक मुसलमान हूँ। हाँ, जब तक हमारी सेना नहीं पहुंच गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वहाँ के लिए लड़ रही थी। नहीं, सेना के पहुंचने के बाद भी। अच्छा। हाँ, सेना के पहुंचने के बाद भी उन्होंने काफ़ी, और इस टाइम सारे जो पंजाब के रेफ्यूजीज हैं वो कश्मीर में आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको भी काफ़ी हिंदू रेफ्यूजीज, तो ये शेख साहब ने उनको सबको बोला कि ये हिंदू माँ बहनें जो हैं हमारी माँ बहनें, हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। तो कश्मीर में वैली में ये वादी में बिल्कुल कोई भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुई, जम्मू में। लेकिन नेहरू तो जानते थे इस बारे में, लेकिन उनको अरेस्ट करने के लिए उन्होंने कभी अपनी रजामंदी नहीं दी, अब्दुल्ला। हाँ। तो लेकिन बख्शी ने साहब ने कहा कि मैं तब तक यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा जब तक ये इन्हें पूरी तरह हटाओ, पॉलिटिक्स से बाहर होंगे। आखिरकार जब वो गुजरे, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो फिर भी चली और उनके बेटे ने संभाली, फारूक अब्दुल्ला ने, बाद में वो भी सीएम रह कई बार। उसके बाद क्या विरासत थी उनकी जाने के बाद? उनकी विरासत ये थी कि उन्होंने आइडिया जो है कश्मीरी नेशनलिज्म का जो क्रिएट किया था, वो हमेशा बैलेंस करते थे कश्मीरी नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म, मुस्लिम आइडेंटिटी को। तो ये जो हैं सारे तीनों, दिस आइडिया ऑफ कश्मीरी नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म, मुस्लिम आइडेंटिटी, ये बैलेंस नहीं कर पाए। कभी कभी जमीन के किसी टुकड़े के लिए दो देश आपस में इस तरह उलझते हैं कि उससे इतिहास निकलता है कई सालों तक। हमारे हिस्से में, कहें भारत और पाकिस्तान के हिस्से में, वो ज़मीन का टुकड़ा है कश्मीर, और वो सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि पाकिस्तान का भी दावा है और हिंदुस्तान का भी कि वो हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा है। और उसके लिए हमने आपस में जंग भी लड़ी हैं, खून भी बहा है। तो कश्मीर ना तो 70 साल में पाकिस्तान भूल सका है और ना कभी हिंदुस्तान भूल पाया है। उस पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, गर्मा गर्म खूब किताबें लिखी जाती हैं, और जब कभी हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों को आपस में मिलने का मौका मिलता है तब भी मुस्कुराते ही सही, लेकिन बात कश्मीर की छिड़ ही जाती है। हमारे साथ चित्रलेखा जुत्शी हैं। आप इतिहास की प्रोफेसर हैं और फिलहाल विलियम एंड मैरी में पढ़ाती हैं, यूएस में, वर्जीनिया में। आपकी ये 5वीं किताब है कश्मीर पर। तो जिस टॉपिक पर हर हिंदुस्तानी, हर पाकिस्तानी जानने को उत्सुक रहता है, जिस पर बहस मुबाही से अमेरिका और इंग्लैंड तक होते हैं, उस पर आपने 5वीं किताब लिख डाली। बड़ा मेहनत का काम है, पहले तो शुभकामनाएं। शुक्रिया। और आप रहती अमेरिका में ही हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, शोध पर आप हिंदुस्तान आती रहती हैं। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और किताब जो है, किताब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है कि अगर कश्मीर की बात होगी तो उनकी होगी ही होगी, शेख अब्दुल्ला। अगर मैं कहूँ तो शायद घाटी के, जम्मू कश्मीर के भी पहले नेता, जिन्होंने लोकतंत्र की मांग की, जिन्होंने समाजवाद की मांग की, और जो अपने दौर की कई विचारधाराओं से प्रभावित थे, इसलिए कई बार कंट्रोवर्शियल हो गए, कॉन्ट्राडिक्टरी भी दिखते हैं। जिन नेहरू से दोस्ती थी उन्होंने ही जेल भी भेजा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इस व्यक्ति की, और उनकी विरासत आज भी उनके बेटे पोते घाटी में संभाल ही रहे हैं। तो बात लेकिन आज शेख अब्दुल्ला की, घाटी के शेर कहे जाते थे, और उन पर यूं तो काफ़ी कुछ लिखा गया है, खुद उन्होंने भी लिखा है अपने बारे में, मगर जिस तरह से आपने सारे एंगल इसमें कवर करने की कोशिश की है,
वो काबिल तारीफ है। हालांकि मैं आपकी क्या तारीफ करूं, आप तो प्रोफेसर हैं, नहीं, इसमें बहुत बहुत पारंगत शुक्रिया। हैं। तो मैम, पहला सवाल तो मेरी जिज्ञासा से ये उपजा है कि मैं जीवनियाँ तो बहुत पढ़ता हूँ, बायोग्राफी पढ़ने का मेरा शौक भी है। लिखने की हिमाकत कोई कैसे करता है पता नहीं, आपने तो इतना कमाल लिखा। तो मेरा पहला सवाल ये है कि किसी अच्छी बायोग्राफी को लिखने के लिए क्या क्या तत्व ध्यान में रखने पड़ते हैं, और क्या रखे इसको लिखने के लिए? पहली बात तो आप जीवनी लिखने के लिए अगर आप किसी की जीवनी लिखना चाहते हैं तो रामचंद्र गुहा से बात करें। ठीक। तो उन्होंने जब मुझे ये सजेस्ट किया कि आप मैं इनके बारे में लिख रही थी, तो जब मैंने लिखने से पहले तो 5 साल के लिए मैंने रिसर्च वगैरह की इस पे, तो लेकिन लिखने से पहले मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने एक बात मुझे जो बहुत इम्पोर्टेंट निकली इस जीवनी के लिखने के लिए, वो थी कि सिर्फ उस इंसान के बारे में ना लिखें, और उनके इर्द गिर्द जो बाकी लोग थे उनको भी आप समेटें और लाएं उनको लिखने के लिए। तो ये जो मैंने जीवनी लिखी वो सिर्फ इनके पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी, उन सारे व्यक्तियों के पर्सपेक्टिव से भी लिखी है जो इनके इर्द गिर्द थे, और जो इनके या तो दोस्त थे या कॉलीग थे या क्रिटिक भी थे इनके। तो नेहरू, सरदार पटेल, बख्शी, सादिक, इस सारे इस बायोग्राफी में इस जीवनी में आते हैं। तो और शेख अब्दुल्ला ने इतना खुद लिखा नहीं है, लिखे तो एक ऑटोबायोग्राफी उन्होंने छोड़ी है, हाँ वो उन्होंने लिखी, और बाकी 1-2 आर्टिकल वगैरह यहाँ वहाँ लिखे, तो ज़्यादा मटेरियल भी नहीं। तो मुझे दूसरे लोगों की जो मटेरियल उनके बारे में था, प्रेस रिपोर्ट्स जो थी, सिर्फ इंडियन प्रेस रिपोर्ट्स नहीं, पाकिस्तानी, अमेरिकन, ब्रिटिश, सारी ये सब मटेरियल्स, फोटोग्राफ्स, विजुअल मटेरियल, सब तरह के मटेरियल्स समेट के मैंने ये किताब लिखी। तो बायोग्राफी या जीवनी जब आप लिखने के लिए बैठें तो सिर्फ उस एक व्यक्ति का नज़रिया नहीं देखना चाहिए, सब बाकी सारों का भी देखना चाहिए, ज़रूरी है। तो बिल्कुल, ये जीवनी क्या उनकी वकालत करती है? क्योंकि ये मैं अभी कह भी रहा था, और बहुत सारे लोगों का आरोप भी है कि वो वक्त वक्त पर बदलते रहे, पाला बदलते रहे, और अस्थिर मस्तिष्क के व्यक्ति थे शायद। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अक्सर पहलू बहुत सारे होते हैं, आपने कोशिश की होगी ढूंढने की। तो क्या ये उन आरोपों का जवाब देती है? हाँ, देती है, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है दिखाने की कि क्यों वो बदले। तो हर ऐतिहासिक मोमेंट पे उन्होंने क्यों अपनी स्टैंड्स बदली, क्योंकि अगर आप अंदर जाके पूरा उनका पढ़ें तो ये समझ में आता है कि क्यों किया। तो मैंने वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्यों उन्होंने अपना नज़रिया बदला, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो अस्थिर दिमाग के थे, जो उनका जो कॉन्टेक्स्ट था वो बदल गया। तो वो जो 1930s में जब वो मास लीडर और क्रांतिकारी बने, वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल बदल चुका था 1950s तक, और फिर उससे 1970s में बिल्कुल बदल गया था। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है, क्योंकि मैं हूँ हिस्टोरियन, तो मुझे कॉन्टेक्स्ट में लोगों को सॉर्ट ऑफ रखने का मतलब वो मैं ट्रेनिंग करती भी है और कॉन्शियसली भी रखती हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बिना किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके स्टैंड के बारे में, उसके फैसले के बारे में समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों किया होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी का भी आप जीवन देखें तो वो जो अपने 20s में सोचते थे वो बहुत अलग है जो वो 50s में सोचते हैं। इसलिए गांधी ने तो लिखा ही अपनी आत्मकथा के बारे में कि प्रयोग है, एग्जैक्टली, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सो ये शेख अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला को क्योंकि कश्मीर डिस्प्यूट बन गया, उनको और भी ज़्यादा ये कॉन्टेक्स्ट से जूझना पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ अपने कश्मीर की वकालत करते थे, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ये डिस्प्यूट बन गई उसकी वजह से उनको और भी, हाँ मतलब ये एक अलग तरह का चैलेंज है, क्योंकि अगर किसी को सिर्फ अपने राज्य के बारे में
केंद्र से लड़ना है, अपने ही देश के नेताओं से लड़ना है, वो एक अलग तरह का संघर्ष है। लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय हो जाए फिर, और फिर उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कई पावरफुल देश इंटरेस्ट लेने लगे, तो फिर आपकी थोड़ी टैक्टिक्स बदलती हैं। यूनाइटेड नेशंस उसमें बीच में आ गया, तो शेख अब्दुल्ला को संघर्ष करना पड़ा इंडिया से, पाकिस्तान से, यूनाइटेड नेशन से, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से, क्योंकि कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया मुद्दा अचानक बन से। गया। बिल्कुल। एकदम शुरू से शुरू करेंगे, और आपने किताब बड़ी खूबसूरती से अलग अलग खंडों में बांटी भी है, तो मेरे लिए आसान हो गया। 1905 में वो पैदा होते हैं, जन्म हुआ। और 1905 हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा साल है, वो दौर ऐसा है जिसमें कांग्रेस दो फाड़ होने की तरफ है, और बहुत साफ दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए और एक थोड़ा सा एक्शन लिया जाए, और देश में राजनीतिक जागृति आ चुकी है ना। बंगाल, पंजाब सब अचानक से खड़े हो गए हैं, अब स्वदेशी मूवमेंट जोर पकड़ चुका है। गांधी अभी थोड़ा दूर है। कश्मीर को लेकर बहुत जानकारी नहीं मिलती इन सालों में। कश्मीर में क्या हो रहा था जब वो 1905 में पैदा हुए और जब होश संभाल रहे थे, मेरा ख्याल है 19 साल की उम्र तक तो कुछ पॉलिटिकल बहुत एक्टिविटी नहीं रही उनकी। इस दौर में क्या हो रहा था? तो जब वो पैदा हुए, पहली बात तो उनके जो वालिद थे वो गुजर चुके थे उनके पैदा होने के पहले। तो ये उनकी जो पहली साल थे वो काफ़ी मुश्किलों से उन्होंने काटे, क्योंकि उनकी चाचा ने पाला था? चाचा ने नहीं, भाई, सौतेले भाई जो थे उनके, अच्छा, बड़े वो थे। अच्छा, उन्होंने पाला, और उनकी माँ ने काफ़ी उनके लाइफ में इम्पैक्ट उनका भी रहा है। और कश्मीर तो प्रिंसली स्टेट था, डोगरा महाराजाओं के रूल करते थे वहाँ पे। तो पंजाब से खरीदा था जी। 1846 में जम्मू एंड कश्मीर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, और डोगरा महाराजा को गद्दी सौंपी थी। तो उसके बाद डोगरा महाराजाओं ने हिंदू राष्ट्र जैसे कश्मीर को, ऐसी कोई अवधारणा थी उनके दिमाग में कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? नहीं, दिमाग में नहीं था, पर लेजिटिमेसी के लिए, क्योंकि उनकी कोई वहाँ पे लेजिटिमेसी नहीं थी। बिल्कुल। तो उसके लिए उन्होंने जम्मू, और उनका सारा लेजिटिमेसी जम्मू से था, तो वहाँ पे उन्होंने जो हिंदुइज्म को लेकर मंदिर बनाए वगैरह। तो सारी जो मुसलमान पॉपुलेशन थी कश्मीर की, उनका तो उनको ना स्टेट सर्विस में होते थे वो, ना उनके एजुकेशन में कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया, तो वो काफ़ी पिछड़ गए। मतलब वो मेन स्ट्रीम में नहीं थे। हाँ, मेन स्ट्रीम में नहीं थे, और काफ़ी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था। तो जैसे किसानों का और वर्किंग बेगार हुआ करता था उस ज़माने में। तो इनको कुली बना के पहाड़ों में सारा काम वगैरह कराने के लिए ले जाते थे। तो उसकी वजह से कश्मीरी मुस्लिम काफ़ी पिछड़े हुए थे, एक्सप्लॉयटेड थे, डाउन ट्रोडन थे वो सब। और टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। तो अगर आप जैसे लकड़ी ले जा रहे हैं इससे गांव से शहर, वहाँ पे एक ऑक्ट्रॉय पोस्ट होता था, वहाँ पे टैक्स देना होता था उसकी। तो शेख अब्दुल्ला सौरा में पैदा हुए, जो शहर और गांव के कहीं बीच में है। बीच में है, तो उन्होंने ये काफ़ी जुल्म जो हुआ करते थे लोगों पे वो देखे। आपने इसमें से लिखा कि ना तो उन्हें शहरी माना जाता था, और ना गांव का मानते थे, कि ना तो ये सभ्य हुए और ना गांव जैसे रहे। इस तरह की एक समझ थी इन लोगों को लेकर। हाँ, तो वो बीच में, उनकी मेंटालिटी हमेशा बीच में, और वो एक कॉम्प्लेक्स जैसा हो जाता है कि मैं कहाँ का हूँ, और ये सब ये उनमें बहुत था। तो 1920s में जब वो लाहौर गए, तो उनका बिल्कुल नज़रिया जो खुल गया, क्योंकि लाहौर में तो
सब कुछ था, You know, शहर था सब बड़ा। कुछ बड़ा शहर था, फिल्म देखने को मिली पहली बार, वहाँ पे कल्चर था, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स कोर्स। जबरदस्त थी। तो वहाँ पे उनका थोड़ा नज़र, एक वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई मोहम्मद इकबाल से। तो मोहम्मद इकबाल उनके बड़े फादर फिगर जैसे बन अच्छा। गए और इंस्पिरेशन उनके रहे हमेशा। उनकी उनके जाने के बाद भी वो हमेशा जब भी मोहम्मद इकबाल जब भी कुछ कहते थे तो मोहम्मद इकबाल कोट करते थे। तो जब वो स्पीचेस वगैरह देने लगे कश्मीर में, जब मास लीडर बन रहे थे, तो शुरू करते थे कुरान के सूरे से और उसके बाद मोहम्मद इकबाल की कोई वर्स कहते थे, यूजुअली उसके बारे में, इनजस्टिस वगैरह के बारे में, ऑपरेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो पढ़ाई क्या कर रहे थे लाहौर में वो? साइंस ग्रेजुएट थे वो। साइंस ग्रेजुएट थे। तो पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने का वहाँ कोई कारण बना, कोई कंडीशन थी ऐसी कि वो उस तरफ बढ़ चले? नहीं, उनका लाहौर में उनको मुलाकात, कश्मीरी मुसलमान जो है वो सर्दियों में लाहौर जाते थे काम करने के लिए। तो वहाँ पे उनकी हालत काफ़ी खस्ता हुआ करती थी, तो उन्होंने वो देखा। और मोहम्मद इकबाल और ये कश्मीरी मुस्लिम लीडर्स, इंडियन मुस्लिम लीडर्स भी बहुत सारे उनको मिले। और पंजाब में ऐसा हो रहा था कि काफ़ी सारी सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कश्मीरी मुसलमानों के लिए ये चंदा जमा करती थी वगैरह, क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी ख़राब इतनी खराब। हाँ, तो उसमें वो इन्वॉल्व होने लगे। तो मोहम्मद इकबाल भी कश्मीरी थे, लेकिन 2-3 पुश्तों से वो पंजाब में सेटल थे। हाँ, क्योंकि रियासत तो एक ही थी। हाँ, काफ़ी तो महाराजा रणजीत सिंह के समय भी एक ही थे। तो काफ़ी सारे ऐसे मुस्लिम से उनकी मुलाकात हुई, जिससे उनके थोड़े नज़रिया खुल गया, बढ़ गया। फिर अलीगढ़ जब वो गए, लाहौर से अलीगढ़, वो MSc केमिस्ट्री में करने के लिए, वहाँ पे उनका और भी नज़रिया बढ़ा। वहाँ पे पूरी तरह नॉर्थ इंडिया है। हाँ, वहाँ पे तो गांधी जी से मुलाकात और सरोजनी नायडू वगैरह, इन सब लीडर्स से उनकी मुलाकात हुई। और फिर वहाँ पे सर एल्बियन बैनर्जी, जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ पैम्फलेट जैसा जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ये कश्मीरी मुसलमानों की हालत बहुत खस्ता है। और वो महाराजा जो है, मैंने काफ़ी सारे उनको सजेशंस दिए कि कैसे उनकी हालत थोड़ी ठीक कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने माना नहीं। तो वो शेख अब्दुल्ला ने पढ़ा और उन्होंने कहा मैं इतने सालों से सोच रहा हूँ, और ये उन्होंने लिख दिया है। तो उसके बाद जब वो वापस आए कश्मीर और नौकरी ढूंढने लगे, तो MSc अच्छा, अभी तक भी कुछ ऐसा नहीं था, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं बनी थी? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ, ठीक है। तो नौकरी ढूंढने लगे और गवर्नमेंट सर्विस सब करना चाहते थे, उनको कुछ मिली नहीं। फिर एक स्कूल टीचर के तौर पे उनको नौकरी मिली। तो फिर उस टाइम काफ़ी सारे कश्मीरी मुसलमानों ने रीडिंग रूम पार्टीज़ ज्वाइन की थी। वहाँ से वो जहाँ वो ये किताबें लाते थे या न्यूज़पेपर्स पंजाब से लाते थे, अखबार वगैरह, और वो उनको पढ़ते थे और डिस्कस करते थे और ये सब। तो क्योंकि कश्मीर में फ्रीडम ऑफ प्रेस तो था नहीं। तो उस टाइम जो ये सारे नौजवान थे वो भी आए थे ब्रिटिश इंडिया से वापस कश्मीर। और जो एक पुरानी लीडरशिप थी कश्मीर में, वो मोस्टली रिलीजियस लीडरशिप, मीरवाइज उनको कहा करते थे। उन सब ने देखा कि किसको हम खड़ा कर सकते हैं आगे जो लीडर बन सके। अभी तक यहाँ पब्लिक लीडर कोई नहीं था, है ना? रिलीजियस लीडर थे या राजा वगैरह थे, यही सब था। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल पब्लिक लीडर कोई नहीं थे जो मुसलमानों को की तरफ से इस कॉज के लिए रिप्रेजेंट कर सके, लड़ सके, स्ट्रगल करेगा। तो उन्होंने इनको आगे किया, क्योंकि इन्हें चिन्हित किया। ये थे 6 फुट 4 इंच लंबे, कैरिज्मेटिक, और बोलते अच्छा थे। कुरान इनके तरह कोई नहीं रिसाइट कर सकता था। और ये इकबाल की जो ये वर्सेस वगैरह हैं वो कहते थे। तो इन्होंने, और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इनकी फैमिली जो है कोई पॉलिटिकल नहीं थी।
वो शॉल के छोटे मोटे कारोबार आए करते थे। तो इनका कोई इतिहास नहीं था पॉलिटिक्स में इनकी फैमिली का। काफ़ी सारे जो बाकी लोग थे ये थोड़े वेल टू डू फैमिली से थे और उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस की थी। इनके पेरेंट्स ने और फादर्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। तो इनका बिल्कुल क्लीन स्लेट जिसको कहते हैं वो था। तो और थे कैरिज्मेटिक और ये सब। तो इन्होंने कहा कि ये जो है कश्मीर को मॉडर्निटी की तरफ ले जा सकते हैं। तो उन्होंने उन सबको आगे तो यहाँ से उनकी स्ट्रगल की शुरुआत हुई हाँ। राजा के साथ, महाराजा के साथ। 1935 के बाद उनका पॉलिटिकल करियर चलने लगा। नौकरी तो मिली नहीं। नौकरी मिली, स्कूल टीचर। वो साइंस के स्कूल टीचर थे हाई स्कूल में, लेकिन उनको वो छोड़नी पड़ी। क्योंकि फिर ये जब पॉलिटिक्स में आ गए तो उनको वो ट्रांसफ़र करने वाले थे मुजफ्फराबाद श्रीनगर से, तो उन्होंने छोड़ दी और फिर फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गए फुल टाइम। हाँ, फिर 1930 क्या क्या किया? एक पार्टी फाउंड की। कांग्रेस में क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। तो ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसको कहते थे, जो 1931 में उन्होंने जारी की। और फिर 1938 में उसको बदल के ऑल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। मुस्लिम शब्द हटा दिया। हाँ, मुस्लिम शब्द हटा दिया। और वो इसलिए किया क्योंकि वो कांग्रेस के काफ़ी इन्फ्लुएंस में आ चुके थे उस टाइम तक। और ये जो आइडिया है सेक्युलरिज्म का, वो उनको बहुत प्रभावित किया था। उसने वो सोचते थे कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वगैरह वो उसी से हटा सकते हैं अगर मुस्लिम हिंदू सिख सारे इकट्ठा लड़े इस एडमिनिस्ट्रेशन से। क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन रिलीजन देख के तो हो नहीं रहा था। तो उन्होंने तब वो 1937 में वो जवाहरलाल नेहरू से पहली बार मिले और काफ़ी प्रभावित हुए उनसे। तब से उनकी तो रिलेशनशिप है वो। उसमें मेरा एक सवाल ये है कि घाटी में जब डोगरा राजाओं को हिंदू शासकों के तौर पर देखा जा रहा था और जो ज़्यादातर लोग थे जिसमें मुस्लिम थे वो पिछड़े हुए थे, मुख्य धारा में नहीं थे, तो बहुत सारे जो मुस्लिम नेता रहे होंगे वो तो यही सोचते होंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा मुस्लिम नेता उभरे और एक बड़ी मुस्लिम आवाज़ हो। और शेख अब्दुल्ला भी, जैसा आपने कहा, शुरू में मोहम्मद इकबाल से प्रभावित रहे, कुरान भी उनकी ज़बान पर थी, उन्हें याद थी। तो वो एक धार्मिक नेता के तौर पर नहीं उभरे। इसका क्या बड़ा कारण रहा कि वो सेकुलर हो गए? और जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ाया उनके लिए तो सेटबैक होगा फिर। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने उनके साथ अब जब वो ये पॉलिटिकल नेता बनना शुरू हुए तो ये जो मीरवाइज की लीडरशिप है वो पीछे होने लगी। तो फिर उनके साथ वो बनी नहीं, उनके साथ बनी नहीं। और फिर शेख अब्दुल्ला ने क्या किया कि सारे जो कश्मीर की ये हैं मस्जिद और श्राइन्स वगैरह जो हैं ज़ियारतें, उन पे उन्होंने कब्ज़ा किया। कब्ज़ा इन द सेंस ऑफ अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले आए। तो बट शेख अब्दुल्ला इसलिए उभरे, इतने सारे नेता थे, क्योंकि वो रिलीजन की ज़बान में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन की बात कर सकते थे। मीरवाइज जो थे वो जब ये रिलीजन की बात करते थे, वो रिलीजन की बात करते थे। और कि आप अगर ये करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे और ये करेंगे तो आप उधर जाएंगे, ये नहीं करेंगे। तो शेख अब्दुल्ला ये नहीं करते थे। पहली बार लोगों ने ये सुना कि कुरान जो है वो ये सिखाती है कि किसी इनजस्टिस को सहन नहीं करना चाहिए, कि सब लोगों के पास अपने हक हैं जो वो डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने रिलीजन को बढ़ावा दिया। तो मतलब धीरे धीरे उनके अंदर भी बदलाव आ रहा था। शुरू में वो एक धार्मिक नेता के तौर पर उभरते दिख जरूर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो धार्मिक नेता नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी इन सबको एड्रेस करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सच्चा सियासी नेता, लोकतांत्रिक नेता। पर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और वो बड़ी जिज्ञासा है, कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन की थी? मतलब कर लेते, नई पार्टी क्यों, ये सब क्यों?
क्योंकि कश्मीर में तो कांग्रेस का कोई था ही नहीं इसीलिए उस समय इसलिए पूछ रहा हूँ कि नहीं 1930s में कोई कांग्रेस तो प्रिंसली स्टेट्स में इंटरेस्टेड उस समय में नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस में वहाँ ज़्यादा active थे। थे। शेख अब्दुल्ला ने जब ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जारी की तो ये सिर्फ मुस्लिम्स जो थे जम्मू एंड कश्मीर के उनके लिए थी। कांग्रेस तो मुस्लिम्स के लिए, कांग्रेस मुसलमानों में इंटरेस्ट तब दिखाने लगी 1937 इलेक्शंस के बाद, द प्रोविंशियल इलेक्शंस इन ब्रिटिश इंडिया, जब उन्होंने मुस्लिम्स में काफ़ी मतलब किसी ने वोट नहीं किया, मुस्लिम्स डिडंट वोट फॉर द कांग्रेस इन 1937, सो वो तब उनका ध्यान थोड़ा मुसलमानों की तरफ जाने लगा। कांग्रेस तो कोई फैक्टर नहीं थी, तो और बहुत ज़रूरी था कि कोई कश्मीरी पार्टी, उस समय शेख अब्दुल्ला को ये भी बहुत था कि वो इंडिपेंडेंट रहें, हमेशा से था, बाद में भी हो गया, हमेशा से था कि जो भी वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए कश्मीर में वो किसी के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में ना रहे। इसीलिए उनकी जिन्ना साहब से भी काफ़ी मैंने सुना मुठभेड़ था, इनविटेशन तो जिन्ना ने भी दिया था, मुस्लिम लीग में आ जाओ। तो उनको वो भी बिल्कुल, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहते थे, और वो ज़्यादा ये भी सोचते थे कि ये जो टू नेशन थ्योरी जिन्ना प्रोपगेट कर रहे थे वो कश्मीर के लिए ठीक नहीं थी, क्योंकि कश्मीर में जो स्ट्रगल थी वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थी, रिलीजियस नहीं थी, क्योंकि कश्मीरी मुसलमान मेजॉरिटी में थे, है ना। तो उनको लगता, शेख साहब हमेशा कहते थे कि ये इंडियन मुस्लिम जो है इनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये माइनॉरिटी में, हम लोग मेजॉरिटी में, हम मेजॉरिटी में, तो हमें इसकी ये जो पॉलिटिक्स है ये हमारा, बट हमको क्या करना है कि हमें साथ में ऐसे आना है स्ट्रगल के लिए, ताकि हम अपना राइट्स उन महाराजा से डिमांड कर सकें वगैरह। तो उनकी जो नज़रिया था वो थोड़ा सा अलग था, और उनको हमेशा लगता था कि यूनाइटेड इंडिया में कश्मीर जो है सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर कर सकता है, और ये जो वो चाहते थे कश्मीर के लिए नया कश्मीर वगैरह, उनकी जो आइडिया थे कि किसानों को और वर्किंग क्लासेस को उनको अपने राइट्स मिलने चाहिए, वो उनको लगता था इंडिया में मिलेंगे, पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। और उस टाइम तो 1930s में तो पाकिस्तान का कोई आइडिया ही नहीं था, बट जब पाकिस्तान का आइडिया हुआ तब उनको लगता था वहाँ नहीं मिलेंगे, और उनको अपनी लीडरशिप का भी काफ़ी वो था कि अगर मैं पाकिस्तान गया तो मेरी लीडरशिप तो नहीं चलेगी, मेरी लीडरशिप नहीं चलेगी, तो इंडिया में चलेगी, क्योंकि नेहरू से उनकी काफ़ी अच्छे ताल्लुक थे, और नेहरू तो हमेशा सपोर्ट करते थे उनको। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो, तो इस पे तो धीरे धीरे आऊँगा, लेकिन क्या वो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे कश्मीर के? क्या ऐसा कभी नहीं हुआ आज़ादी तक कि उन्हें किसी और नेता ने चुनौती दी हो इस मामले में कि उसके पीछे भीड़ ज़्यादा है? आज़ादी तक जी शेख अब्दुल्ला थे, लेकिन सिर्फ वादी में, जम्मू में नहीं, लद्दाख में नहीं। तो उनकी जो हमेशा एक प्रॉब्लम रही थी वो थी कि वो बहुत नैरो, उनका जो विजन था वो काफ़ी सिर्फ वादी तक, वैली मुस्लिम्स के साथ। तो जम्मू के मुसलमान भी उनसे कनेक्ट नहीं करते थे। अच्छा, तो चौधरी गुलाम अब्बास थे, वो एक लीडर थे जम्मू के मुसलमानों के। वो पहले जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी तब वो दोनों साथ में काम करते थे, वो थोड़ा जम्मू के मुसलमान को रिप्रेजेंट करते थे, ये वादी के मुसलमानों को। पर जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई तो ये उनसे अलग हो गए, क्योंकि उनको लगा कि ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं अब, तो वो अलग हो गए। और वो प्रो मुस्लिम लीग और जिन्ना वगैरह थे, उनके ज़्यादा प्रभावित थे उससे, पंजाब के मुसलमानों से। तो वादी में तो वही लीडर थे शेख अब्दुल्ला। एक बजाज साहब का जिक्र आपने बहुत धूमधाम से किया, हमने बहुत कम इनके बारे में जाना पड़ा है। ये साहब, इनके बारे में बताइए कुछ। प्रेमनाथ बजाज तो काफ़ी दिलचस्प कैरेक्टर। तो प्रेमनाथ बजाज तो कश्मीरी पंडित थे, और वो भी पंजाब गए अपनी पढ़ाई के लिए, इन्हीं की एज के थे बिल्कुल शेख साहब के। तो ये एक ही जनरेशन के, एक ही जनरेशन के लोग हैं। तो ये भी
जब कश्मीर में पहले 1931 में ये मूवमेंट शुरू हुआ तो वो काफ़ी इससे प्रभावित हुए, और वो भी सोचते थे कि हिंदू सिख मुसलमानों को साथ में काम करना है अगर कश्मीर में कोई उन्नति होनी है। और वो काफ़ी वो शेख साहब के पास गए जब वो लीडर के तौर पे आगे किए गए, और उन्होंने उनसे इस बारे में बात की। और बजाज साहब की काफ़ी ताल्लुकात थे महात्मा गांधी जी से, और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू खुद से। गांधी कहे जाते थे। नहीं, उन्होंने शेख साहब को कश्मीर का गांधी मान गए शेख साहब। हाँ, शेख साहब तो 1960s और 70s तक अपने आप को कहते थे कि मैं गांधीयन हूँ, बिल्कुल। क्योंकि वो कहते थे मैं भी ऐसे ही रिलीजन को जैसे मैंने कहा, मैं इसको रिलीजन को ऐसे यूज़ करता हूँ जैसे गांधी जी करते हाँ, थे। हाँ। नास्तिक तो थे नहीं, वो धार्मिक हिंदू थे पूरे। बिल्कुल। लेकिन वो तो मैं धार्मिक मुसलमान हूँ, और मैं सेकुलरिज्म मानता हूँ, स्टेट में होना चाहिए। सीमांत गांधी भी, अब्दुल गफ्फार खां भी वैसे ही। हाँ, तो बजाज साहब ने इनको काफ़ी प्रभावित किया इसके सेक्युलरिज्म वगैरह, और तो काफ़ी सालों के लिए उनके साथ रहे। लेकिन फिर उनकी थोड़ी ब्रेक हो गई एक दूसरे से, उनसे भी उनसे, हाँ, सबसे वही आगे पीछे ब्रेक होती रही। तो उनसे ब्रेक हो गई क्योंकि बजाज साहब को लगा कि वो कहते तो हैं वो सेक्युलर है, लेकिन उनको लगा कि वो ज़्यादा मुसलमानों का फेवर कर रहे हैं, तो वो उनसे हट गए। और उसके बाद तो काफ़ी उनके क्रिटिक रहे 1947, 48, 49 में, उसके बाद। और 50s, फिर 60s में वापस बजाज साहब ने उनके साथ ताल्लुकात अपने बढ़ाए, और इंडिया को, सेंटर को काफ़ी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर आप कुछ कश्मीर डिस्प्यूट का सोल्यूशन चाहते हैं तो सिर्फ शेख साहब ही वो ला सकते हैं। तो फिर वो वापस उनके साथ काफ़ी खत वगैरह एक दूसरे को लिखते। चलिए, अब असल मुद्दे पे आते हैं, जिनकी वजह से आज शेख अब्दुल्ला खूब जाने जाते हैं। ये है 1946-47। देश का विभाजन भी हो रहा है, देश को आज़ादी भी मिल रही है, और कश्मीर पर अब तक सबका ध्यान बस इसलिए है क्योंकि वो एक रियासत है, पता नहीं इधर जाएगी या उधर जाएगी। ज़्यादातर जगहों पर, चाहे हैदराबाद है, जूनागढ़ है, ये चल ही रहा है कि जो शासक है वो जाना कहीं चाहता है, हिंदुस्तान कुछ चाह रहा है, पाकिस्तान कुछ चाह रहा है। कश्मीर में क्या सीन था, शेख अब्दुल्ला क्या चाह रहे थे, महाराजा क्या चाह रहे थे दरअसल, और उस रात जब कबायलियों, कहा जाता कबायली वैसे तो, जब हमला किया पाकिस्तान की तरफ से, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही थी, शेख साहब क्या कर रहे थे? तो शेख साहब ने 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट का जारी किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि महाराजा, क्विट कश्मीर का मतलब है महाराजा क्विट कश्मीर, महाराजा आप छोड़िए हमें। तो उनका ज़्यादातर 1946 में यही आइडिया था कि हम अभी नहीं बोलेंगे कि हम इंडिया को ज़्यादा फेवर, वैसे वो हमेशा इंडिया को ही फेवर करते थे, लेकिन उन्होंने कहा हम अभी न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि महाराजा छोड़ के चले जाएं, और हम फ्री हो जाएंगे डिसाइड करने के लिए कि क्या हमें करना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्विट कश्मीर का नारा निकाला, जेल में महाराजा ने सीधे जेल में डाल दिया। तो मई 1946 में वो जेल में चले गए, और वो फ्री तब तक नहीं किए गए, सितंबर 28, 1947। तो जब देश का विभाजन वगैरह हो रहा था वो जेल में थे। और वहाँ पे उनका, ये मैं लिखती हूँ उस किताब में, वहाँ पे जब उन्होंने सुना कि पाकिस्तान, अगस्त में पाकिस्तान हो गया, उनका बाल 2 हफ्ते में सफ़ेद हो गए, क्योंकि उनको मालूम था कि अब कश्मीर इन दोनों के बीच में पिसेगा। तो फिर वो जब और ये नेहरू और पटेल ने महाराजा पे बहुत प्रेशर किया कि इनको रिलीज़, आपको जेल से करना है क्योंकि तो पब्लिक लीडर है, हाँ, और इस वक्त तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया। और उस टाइम वो जब रिलीज़ हुए, वो फिर वही कहने लगे कि पहले हमें फ्रीडम चाहिए, फिर हम एक्सेशन की बात करेंगे। अच्छा, मतलब उनका महाराजा के साथ जो संघर्ष था, हाँ, वो जब मैं पढ़ रहा था कई किताबों में, वो
उनका इतना संघर्ष है कि हाँ, कई बार बहुत ज़्यादा। बीच बचाव किया जा रहा है, ऐसा लगा बात बन गई, लेकिन शेख साहब पूरे जिद्दी तो थे, हाँ, वो लगे रहे कि और अभी महाराजा समझौता कर लूंगा लेकिन हटा के तो मानूंगा। और महाराजा जो थे उन्होंने अगस्त 14 पाकिस्तान आया, मतलब was created, अगस्त 15 इंडिया इंडिपेंडेंट, उस टाइम उन्होंने डिसाइड नहीं किया था वो महाराजा ऐसे वो भी नहीं कर रहे थे। हाँ, वो डिसाइड नहीं कर रहे थे और वो चाहते थे एक्चुअली इंडिपेंडेंस, हाँ, कि किसी तरह कश्मीर थोड़ा अलग इंडिपेंडेंट रहे हो तो और अच्छा। तो वो डिसाइड नहीं कर रहे थे। तो इस बीच में पूंछ में एक रिवोल्ट उनकी अथॉरिटी के अगेंस्ट हो गया और पूंछ पाकिस्तान की तरफ गया। तो जो जम्मू एंड कश्मीर की रियासत है वो बटने लग गई। फिर शेख साहब सितंबर में रिलीज़ हुए और उन्होंने वो फिर यही कह रहे थे पाकिस्तान हो, और उस बीच में ये रेड्स शुरू हो गए। तो उस टाइम फिर शेख साहब ने कहा कि हम इंडिया से एक्सीड करेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी ज़रूरी थी कश्मीर को बचाने के लिए उस टाइम। तो उन्होंने एग्री कर लिया और काफ़ी प्रो इंडिया थे, क्योंकि वो सोचते थे कि नेहरू जो है वो उनके साथ रहेंगे और कश्मीर को काफ़ी ज़्यादा इंडिया के बीच में ही ऑटोनॉमी देंगे। जब मैं कर्ण सिंह की किताब पढ़ रहा था और बाकी भी, तो उसमें थोड़ा ये पढ़ने में आया, और क्या होता है जब बड़ी घटनाएं होती हैं ना तो छोटे ब्यौरे छिप भी जाते हैं। जहाँ शेख अब्दुल्ला को ये पता था, लगता था, महसूस होता था कि नेहरू के साथ हूँ मैं, नेहरू मेरे दोस्त हैं और हम एक जैसा सोचते हैं, तो अगर मैं नेता के तौर पर कश्मीर में उभरूंगा तो नेहरू का साथ मिलेगा और हम एक लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। तो वो अंदर से कन्विंस थे नेहरू को लेकर। दूसरी तरफ जो महाराजा थे वो पटेल के थोड़ा ज़्यादा क्लोज थे, और पटेल और वो सोचते थे महाराजा कि पटेल से बात करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो नेहरू के स्टैंड को जानते थे कि नेहरू बहुत ज़्यादा प्रो डेमोक्रेसी हैं और सोशलिज्म को मानते हैं। इनफैक्ट खुद अब शेख ने बाद में जाके जिस तरह से जमींदारी प्रथा वगैरह का उन्मूलन करने की कोशिश की, वो बात सही थी महाराजा के दिमाग में जो थी कि ये तो एक ही हैं। ऐसा था पटेल, क्योंकि आज जब हम इतने साल बाद देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पटेल एकदम सोच रहे हैं कि कैसे कश्मीर का विलय हो जाए, महाराजा को हटा दिया जाए, जबकि उस वक्त के जो लोग हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि पटेल कहीं थोड़ा बहुत संरक्षण कर भी रहे हैं, लेकिन शेख और नेहरू दोनों वो तो महाराजा को बिल्कुल देखना नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि नेहरू को भी लगता था कि महाराजा की कोई जगह नहीं है, ये जो नया रिपब्लिक है इंडिया, महाराजाज शुड बी गॉन, तो इसलिए उन्होंने वो भी बट वो शेख साहब को कहते थे कि इतना ज़्यादा आप बोलिए मत इनके अगेंस्ट, क्योंकि उससे जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी पॉइजन हो जाता है, सबकी बात करनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इतना ज़्यादा वो पॉइजनस एटमॉस्फेयर हो गया कि फिर पटेल और नेहरू दोनों ने महाराजा को बोला कि आपको तो वो एब्डिकेट करना पड़ेगा। तब करण सिंह जो उनके बेटे हैं कर्ण सिंह और कांग्रेस के नेता बाद में मंत्री बने, उनकी अपनी किताब में भी है, वो अपने पिता की खूब आलोचना करते हैं इस मामले में कि वो किसी भी तरह चिपके रहना चाहते हैं बस कैसे भी कि, और कर्ण सिंह खुद नेहरू से बहुत प्रभावित थे। वो कुछ दौर भी ऐसा था जब राजशाही जा रही थी और जो भी उसे किसी तरह बनाए रखना चाहता था वो निशाने पर तो था। बिल्कुल उस टाइम 1947 में तो और 1948 में भी शेख साहब काफ़ी ज़्यादा प्रो इंडिया थे, क्योंकि वो कहते थे कि इंडियन आर्मी ने आके हमें बचाया है इससे। ये खुद मैंने सुना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग खुद भी लड़े कबायलियों जब तक आगे ऐसा हुआ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपने पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही थी उस टाइम। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बेसिकली, क्योंकि जब इंडियन आर्मी आई तो महाराजा तो कश्मीर से निकल गए, हाँ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरी सियासत उन्होंने खुद के अंडर ले ली उस टाइम। और लोकल मोहल्ला की कमिटीज़ वगैरह उन्होंने जो उनका वैसे भी था वो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी, वर्कर्स हर जगह थे, तो उनको उन्होंने सॉर्ट ऑफ मोबिलाइज करके सारी सियासत ले ली। और फिर उन लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर भी नहीं थे, उनको हाथ में जो भी पकड़ा दिया, डंडे लाठी वगैरह, और हमला होगा तो करना है, क्योंकि वो बिल्कुल श्रीनगर के जो है उधर सरहद पे पहुंच चुके थे। अगर बारामूला में वो रुके नहीं होते तो वो श्रीनगर तक पहुंच गए होते।
तो इसलिए एयरपोर्ट कब्जा नहीं वाले थे हाँ, तब तक। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो तो जब तक काफी हमारी ज्यादा जब तक हमारी सेना नहीं पहुंच गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वहां के लिए लड़ रही थी। नहीं, ये सेना के दावा पहुंचने के बाद भी अच्छा सेना के पहुंचने के बाद भी उन्होंने काफी, और इस टाइम सारे जो पंजाब के रेफ्यूजीज हैं वो कश्मीर में आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको भी काफी हिंदू रेफ्यूजीज, तो ये शेख साहब ने उनको सबको बोला कि ये हिंदू माँ बहनें जो हैं, हमारी माँ बहनें, हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। तो कश्मीर में वैली में ये वादी में बिल्कुल कोई भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुई। जम्मू में वैसे भी जम्मू कभी was हुई terrible. है क्या? बीच बीच में देयर हैव बीन इंसिडेंट्स होती जैसे थी 19 और तब इन लोगों का रोल रहता था ये शांत कराते। तो 1947 में हर जगह वो जब कारनेज जो पंजाब में हो रही थी, वो कश्मीर में बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं एक होने भी खून नहीं बहा है। तो सारे बड़ी जो बात है। हिंदू रेफ्यूजीज थे वो आके वादी में आए वहाँ और सुरक्षित फील उन्होंने करते थे, जबकि वहाँ मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में थे। तो लेकिन जम्मू में काफ़ी वायलेंस वगैरह हुई। जम्मू में वायलेंस हुआ, तो इसलिए वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं उन्होंने ये सब अपने हाथों में ले लिया कि सही। कम्युनल वायलेंस को रोकना है और पूरी सियासत को चलाना है बेसिकली। और फिर उसके बाद तो वो प्रधानमंत्री बन गए कश्मीर हाँ, के 1949 में। लेकिन क्रांतिकारी से प्रधानमंत्री बनने में थोड़ा टर्बुलेंस हुआ। नहीं, टर्बुलेंस तो हुआ, लेकिन जब प्रधानमंत्री जब वो बने तो फिर वो उन्होंने जो सारी क्रांति थी उसको अब रोकने की कोशिश की, क्योंकि अब वो हेड ऑफ स्टेट थे, क्रांतिकारी नहीं थे। भाई विद्रोही होना एक अलग बात है, रेवोल्यूशनरी होना, और जब आप शासक होते हो तब जिम्मेदारी और तरह की होती है। तो काफी रिप्रेसिव उनका जो प्रशासन था वो रहा। अच्छा, वो खुद महाराजा जैसे हो गए। अब वो जैसे ये मुल्क राज सराफ जो जर्नलिस्ट थे, रणबीर के एडिटर, उन्होंने कहा आपने एक महाराजा से हमें छुटकारा दे दिया, लेकिन काफ़ी सारे महाराजे हमारे ऊपर रख दिए, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स जो बन गए, मिनिस्टर्स थे अब तो। मिनिस्टर्स या इवन ये लोकल जो थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लंबे हाथ थे हर चीज़ में। तो कुछ भी अगर आपको करना हो लोकल लेवल पे भी, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू करना होता था। अच्छा, तो इसलिए और कोई भी अगर विद्रोह करता तो उनकी आवाज़ को बिल्कुल, हाँ, मतलब जब एक लंबे वक्त तक एक इलाका रियासत की तरह फंक्शन किया हो, उन्होंने शासन का, राजकाज का एक यही तरीका देखा हो, तो भले वोट से आए, डेमोक्रेसी किसी भी सेटअप से आप आते हों, तो भी आपके दिमाग में तो वही तस्वीरें रही होंगी। लेकिन वोट से वो आए नहीं थे। ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ कि फिर डेमोक्रेसी का ही एक सेटअप था ये भी कि चलो आप बनो प्रधानमंत्री बनो, तो उनके दिमाग में वही रहा होगा कि ऐसे ही चलता है राजकाज। तो मैं पूछ रहा था कि जिस चीज़ के वो खिलाफ आए वैसे ही होगा, ये कहना सही होगा? बिल्कुल। करप्शन, नेपोटिज्म। हाँ, करप्शन नेपोटिज्म तो काफ़ी था। इतना नहीं था जब उनकी पहली सरकार जो थी वो 1948 से 1953, उसमें इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू हर चीज़ जाती थी। और रिप्रेशन काफ़ी था, तो अगर कोई भी एंटी इंडिया कुछ भी कहता तो वो गायब हो जाते थे क्रॉस द बॉर्डर वगैरह। तो उनकी जो मेन कंस्टिट्यूएंसी थी कश्मीरी मुसलमानों की, वो उनसे काफ़ी दुखी हो चुके थे 1950-51 तक। इसीलिए उन्होंने ये लैंड रिफॉर्म्स भी जारी किए इन पार्ट, क्योंकि वो चाहते थे कि इनकी कंस्टिट्यूएंसी ये सोचे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ जो कहा था। तो ये किया उन्होंने। और फिर लैंड रिफॉर्म्स की वजह से प्रजा परिषद मूवमेंट शुरू हुआ जम्मू में, और वो बिल्कुल अब्दुल्ला के अगेंस्ट था मूवमेंट। तो उसकी वजह से उनके रिलेशंस जो है इंडिया के साथ, सेंटर के साथ ख़राब होते चले गए। ऐसा क्यों? और उनको लगा कि नेहरू जो हैं वो इस मूवमेंट को रोक सकते थे अगर वो चाहते, which is not true, because नेहरू नेहरू was एक व्यक्ति थे, इतनी बड़ी वो पूरा केंद्र संभाल रहे थे, 50 तरह के मसले थे अब उनके पास। हाँ, और वो उनके पास इतना पावर भी नहीं था। वो तो प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनका पूरी एक स्टेट अपैरेटस थी उनके। और प्रजा परिषद लोकतांत्रिक ढंग से अपना काम कर रही थी, भैया आपको पसंद हो ना हो। तो इसलिए वो नेहरू तो ने
काफ़ी खत लिखे श्याम प्रसाद मुखर्जी को कि आप ये थोड़ा इसकी जो टोन है उसको थोड़ा कम की, क्योंकि ये शेख अब्दुल्ला के लिए नहीं, क्योंकि ये भारत के लिए अच्छा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अब ये सब कश्मीर की तरफ देख रहे थे वहाँ चल क्या रहा है। हाँ, और देख रहे थे और कह रहे थे ये तो क्योंकि प्रजा परिषद का कहना ये था कि शेख अब्दुल्ला तो वहाँ पे रखे गए हैं नेहरू की वजह से, और वो कुछ कर नहीं रहे, पपेट, एंड दिस वाज हेल्पिंग पाकिस्तान भी यही कह रहे थे। तो प्रजा परिषद और पाकिस्तान दोनों में एक टोने हो गई। हाँ, तो नेहरू को ये लगता होगा कि भाई जो बात पाकिस्तान कह रहा है वही वही ये बात कह रहे हैं। हमारे लोग अगर कहने लगेंगे तो बल मिलेगा। ये तो आज की पॉलिटिक्स में भी हो जाता है अक्सर, नहीं चाहते आप, और ऐसी बात हो जाती है कि दोनों तरफ से जैसे एक ही बात हो रही है, लेकिन वो दोनों अलग है। लेकिन तो उसकी वजह से तो शेख साहब को ये भी बहुत बुरा, क्योंकि उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो सुनने लगे कि ये पपेट इनके, तो ये और शेख साहब पूरी जिंदगी ये कोशिश करते रहे, ना कि इधर ना उधर, मैं तो independent- अकेला हूँ। तो इसलिए इमेज खराब हो काफी रही थी। इनकी इमेज खराब हुई और रिलेशनशिप नेहरू से तो खराब हुई। फ्रस्ट्रेट होते चले गए। हाँ, फ्रस्ट्रेट हो गए, और फिर नेहरू जब उनको लिखते थे कि आप आइए हमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए 1952-53 में, एंड 52 अर्ली 53, तो वो कहते थे मैं नहीं आऊँगा, और फिर वो ये स्पीचेस देने लगे यहाँ वहाँ कि कश्मीर तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऑटोनोमस होना चाहिए, अब उनका मूड बदल गया। ना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ वगैरह ये वो। तो और उनके जो सारे लोग थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो इससे सहमत नहीं थे। जैसे सादिक थे, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की लाइन लेते थे, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बाय 1953 कह रही थी कि कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसलिए उन्होंने अपना टोन बदल दिया। तो ये सारे मुद्दों की वजह से उनकी जो है ब्रेक हो गई, और फिर बख्शी साहब ने अपने आप को प्रेजेंट किया नेहरू को कि मैं। बख्शी साहब कौन थे, थोड़ा बताइए। बख्शी गुलाम मोहम्मद, हाँ, बड़ा नाम है वो कश्मीरी सियासत के। बख्शी गुलाम मोहम्मद काफ़ी गरीब घर के एक बेटे थे, जो बहुत थोड़ा बहुत पढ़े थे 8th क्लास तक, और फिर लद्दाख में थोड़ा काम किया और वापस आए, और काफ़ी उनका जो है स्ट्रीट से कनेक्शन था, जैसे वर्किंग क्लासेस को ऑर्गेनाइज करना या किसानों को ऑर्गेनाइज करना, उनका जो ही हैड अ ईयर टू द स्ट्रीट। सो ही वाज शेख अब्दुल्ला के लिए सॉर्ट ऑफ वो लाठी लेके जो सामने होते थे हमेशा। काफ़ी सुपर ऑर्गेनाइजर थे ऑफ पीपल, मास ऑर्गेनाइजिंग, स्पीचेस वगैरह के लिए वो ही करते थे। और फिर उनकी प्रशासन में 1948 में जब ये प्रधानमंत्री बने, वो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए। और हमेशा जो मैंने डॉक्यूमेंट्स में देखा है, जैसे इंडियन आर्मी या इवन अमेरिका अगर कमेंट करता है इन दो पर्सनालिटीज़ के बारे में, तो वो शेख साहब के बारे में कहते हैं कि ये आइडियलिस्टिक हैं और अपना माइंड थोड़ा चेंज करते हैं। बख्शी साहब प्रैक्टिकल, हमेशा एक ही बात बोलते हैं। हाँ, और इनके साथ काम करना आसान रहता है। तो लोगों ने ऐसे कहा है कि ये नेहरू वर्सेस पटेल हैं, कश्मीर के नेहरू और पटेल। बट हाँ, तो क्या बढ़िया। तो इसलिए उस समय तक बख्शी साहब ने सेंटर के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप बना ली थी, इंडियन आर्मी के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप, वो समझ गए, इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ बहुत उनकी अच्छी रिलेशनशिप थी। तो नेहरू ऑलरेडी सोचने लगे कि ये तो शेख साहब के साथ काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था, कन्फ्यूजन था, कुछ कभी कुछ कहते थे कभी कुछ कहते थे। और 1953 में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे मोहम्मद अली बोगरा और नेहरू के टॉक्स होने वाले थे, फर्स्ट टाइम वी वर गोइंग टू सिट डाउन डिस्कस कश्मीर। और उस बीच में ये सब जो कन्फ्यूजन था, वो नेहरू ने कहा ये तो कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो भी उनको कह रहे थे कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे। तो इसलिए वो जो इंटरनली जो एक कू जिसको कहते हैं, वो बख्शी साहब ने और सादिक साहब ने लीड किया और उनको हटा दिया। लेकिन नेहरू तो जानते थे इस बारे में, लेकिन उनको अरेस्ट करने के लिए उन्होंने कभी अपनी रजामंदी नहीं दी, अब्दुल्ला। हाँ, तो लेकिन बख्शी ने साहब ने कहा कि मैं तब तक यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा जब तक ये इन्हें पूरी तरह हटाओ, पॉलिटिक्स से बाहर होंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ रहे तो मैं अपना यहाँ पे प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होंगी ये वो। तो उन्होंने हटा दिया उनको। तो हटे किस तरह से, और हुआ क्या था? हटे किस तरह से? हाँ।
उनको ये करण सिंह ने, जो सदर रियासत थे, बिल्कुल। उन्होंने एक चिट्ठी में आपकी लिखा सेवा कि समाप्त। आपकी कि नो कॉन्फिडेंस, बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन विदाउट अ वोट, सो देयर वाजंट एक्चुअली अ वोट वही। इन द असेंबली। तब तक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी कश्मीर की, और शेख अब्दुल्ला हमेशा कहते रहे उसके बाद कि उस असेंबली में एक वोट होना चाहिए था अगर आपको मुझे निकालना था। ये 5 लोगों ने डिसाइड किया कि ये मुझे निकलना है, ऐसे ये कौन बने सी भी तो ऐसे ही थे वो। ये क्या, हाँ वो दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम, बट उनका कर्ण सिंह ने अपनी किताब में भी ये बात का जिक्र किया कि भाई मैं तो हमेशा से बना के चलना चाहता था और मैं जानता था कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मुझे बना दिया गया है पिता की जगह, लेकिन पता नहीं क्यों शेख अब्दुल्ला का भी भरोसा ही नहीं कर पाए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्रो डेमोक्रेसी हूँ, मुझे तो नेहरू से या केंद्र से जो आदेश मिलेंगे मैं उस तरह से चलना चाहता हूँ। लेकिन शेख साहब ने ना बाप पे भरोसा किया ना कभी बेटे पर। शेख साहब तो वो सोचते थे कि करण, पहले उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन थे उनके साथ, लेकिन जब उन्होंने हाँ। ये लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश की और करण सिंह ने उस पर अपने सिग्नेचर नहीं दिए और सेंटर को ले गए वो कि भाई ये कर रहे हैं, तब से उनकी उसके साथ थोड़ी वो ब्रेक होने लगी। और मुझे ये भी लगता है कि अगर हम देखें, शेख अब्दुल्ला के पुराने संबंध थे, अच्छे संबंध थे, और वो सोचते थे कि दिल्ली हमेशा हामी भरेगी, और कर्ण सिंह 18-20 साल के लड़के थे और वो भी बदलती दुनिया देख रहे थे, बाहर से पढ़कर आए थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि उनके पिता किस तरह इररिलेवेंट हो गए हैं। बिल्कुल, वो तो बाद में गोल्फ कोर्स में और रेस कोर्स में ही पड़े रहते थे, तो वो भी दिल्ली के साथ संबंध ठीक करना चाहते थे। तो दोनों के बीच एक कंपटीशन दिखता है, शेख अब्दुल्ला और कर्ण सिंह के बीच में। उस चक्कर में कश्मीर का बहुत नुकसान हुआ और मजा आया उप प्रधानमंत्री साहब को, बख्शी साहब को, वो बन गए। और उसके बाद उन्होंने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा करप्शन और नेपोटिज्म वगैरह हुआ। केंद्र से काफ़ी एड मिलने लगी, जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते थे उन लोगों में जिनको बख्शी साहब के साथ ताल्लुकात थे वगैरह। तो उस टाइम जो 1953 के बाद, जब तक बख्शी साहब रहे 1963 तक, उन 10 सालों में जमकर लूट हुई। उन 10 सालों में तो शेख साहब की जो इमेज है वो फिर वापस क्रांतिकारी की बन गई, क्योंकि लेकिन अभी मैं पूछूंगा जेल कैसे गए थे कि, और फिर जब छूटे, जेल तो 1953 में उनको अरेस्ट किया, तो फिर वो हाउस अरेस्ट में थे पहले, फिर उनको इधर उधर घुमाए, तो 1958 में 4 महीनों के लिए छूटे, क्योंकि वो निकले जनवरी 1958 में, अप्रैल तक वापस, क्योंकि वो फिर से ये स्पीचेस वगैरह देने लगे। और बख्शी साहब ने तो बिल्कुल कहा कि बख्शी तो इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ बोलेंगे, मैं उनको अब उस और दूर भेजूं। हाँ बिल्कुल, और कंस्पिरेसी केस इन पे जारी करूं। तो उस टाइम वो कंस्पिरेसी के, फिर 1958 में जब वापस गए तो वो उनके पे एक कंस्पिरेसी केस दर्ज किया गया कि ये पाकिस्तान के साथ कंस्पायर कर रहे हैं। हाँ, कश्मीर वो किस्सा जरा बताइए, जब वो बाहर गए थे और नहीं वो तो 1964 में। हाँ, उनकी कुछ मुलाकातें हुई। हाँ। लेकिन इसके पहले ये बात उभरने लगी थी कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। हाँ, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह, जैसे BN मल्लिक थे, उन्होंने अपने मेमोआर में लिखा है कि वो उनके पास काफ़ी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास काफ़ी ये एविडेंस थी कि वो पाकिस्तान के साथ कंस्पायर कर रहे हैं वगैरह। तो उन्होंने उनके ये कंस्पिरेसी केस चिपकाए, दर्ज कर दिया, और तो वो वापस गए। फिर 1958 से 64 तक वो अंदर ही रहे और कंस्पिरेसी केस चल रहा था, और कोई वो जो गवर्नमेंट के का साइड था, वो कभी कोई ऐसी एविडेंस दिखा नहीं सका कि वो कोई कंस्पिरेसी थी। तो ये चलता गया, और इंडिया की जो इमेज है वो पूरे दुनिया में कि भाई ये तो थे शहीद माने जाते थे, क्रांतिकारी और वगैरह, और ये इंडिया देखो इनको क्या कर रहे थे, और अब इन्होंने जेल भेज दिया। हाँ, जेल भेज दिया, और अब ये जूझ रहे हैं कंस्पिरेसी से। तो इसलिए 64 में उन्होंने, नेहरू ने कहा कि इनको निकालो और वापस। नेहरू की स्थिति थोड़ी असहज हो गई थी, अनकंफर्टेबल हो गई थी, क्योंकि एक तरफ उनके पर्सनल रिलेशनशिप भी थे, फिर वो पॉलिटिकली भी शेयर करते थे और विचार भी जैसे थे। उनके लिए कितना मुश्किल रहा? नहीं, उस टाइम तक तो फिर 1953 तक नेहरू थोड़े तंग आ चुके थे शेख साहब से, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। जैसे मोरारजी देसाई थे, वो खत लिख रहे थे नेहरू को, काफ़ी सारे जो कांग्रेस के, कि आप इनको कुछ, ये आपके हमेशा जाने जाते थे, ये
कि आपने इनको ये इतना बढ़ावा दिया है, आपने इनको इस लेवल पे प्राइम मिनिस्टर बनाया अभी ना। पहुंचाया है, और अब ये जो ये बातें करते हैं इंडिया के बारे में वगैरह, तो इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी प्रेशर था 1953 में कि इनको हटाएं, लेकिन ये उनको जेल भेजे, ये नेहरू को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया बिटवीन 53 एंड 64 की इनको निकलवाए, लेकिन ये जो सारा इतना मुश्किल रहा होगा उस आदमी के लिए, शेख अब्दुल्ला के लिए, कि उसे उसके मतलब घाटी, और वो तो बिल्कुल ऐसा था कि तोता है उसमें जान, और उन्हें भेज दिया बाहर। तो 1964 में जब वो निकले तो नेहरू ने अपनी सहमति दी उनके पाकिस्तान जाने की। तो उस टाइम वो फिर पाकिस्तान गए और वहाँ पे आयूब खान से मिले और उनको ये परसुएड किया कि नेहरू के साथ मीटिंग होनी चाहिए वगैरह, और फिर वो मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की तरफ निकले, और ये उनको ये पता चला कि नेहरू की डेथ हो गई। तो फिर वो वापस वहीं पे पहुंच गए, क्योंकि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन थी वो तो उनको सपोर्ट नहीं कर सकी। लेकिन वो जब दिल्ली आए नेहरू की मौत के बाद, तो लोगों ने देखा कि भले वो जेल चले गए, उनके ओहदे चले गए, लेकिन नेहरू से उनकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई थी। ऐसे रोए वो आकर कि भाई चला गया वजह से, और भाई चला गया, और उनको मालूम था कि अब कश्मीर की फिर से, क्योंकि नेहरू तो कश्मीर को काफ़ी सपोर्ट करते थे, उनकी जड़ें भी थी, उनका इंटरेस्ट भी था कश्मीर में। तो अब जो ये नया जो निज़ाम आने वाला था, वो तो उनको लिए ठीक उतना नहीं था। तो तब तक सादिक जो है वो बन गए थे प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में, और उन्होंने जो है ये आर्टिकल 370 को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की, और सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रदेश कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया, और रादर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के साथ मर्ज करके एक नई पार्टी प्रदेश कांग्रेस, जो रीजनल कांग्रेस रीजनल कांग्रेस बना दी, उसको प्रदेश कांग्रेस कहते हैं। तो उस टाइम उन्होंने शेख साहब बहुत ज़्यादा इससे नाराज़ हुए, और उन्होंने तर्के मवालात शुरू किया, बॉयकॉट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश कांग्रेस, एंड जो भी व्यक्ति उसमें मेंबर बनता है उसका भी, और पूरी फैमिलीज कश्मीर में डिवाइड हो गई इसकी वजह से, कि बहुत एक्सट्रीम पे जाते थे। अगर गुस्सा हो गया बिना किसी की सहमति लिए हुए, जैसे क्विट कश्मीर में उन्होंने खुद ही से यूनिलैटरली चालू किया, ये करते थे। उसके बाद फिर वो कश्मीर में एटमॉस्फेयर काफ़ी ख़राब हो चुका था, फिर वो हज की तरफ गए, वहाँ पे उन्होंने चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत की, तो उसकी वजह से इंडिया ने कहा हम आपका पासपोर्ट जब्त करने वाले हैं, आप वापस आ जाएं। वापस आए, और फिर उनको भेज दिया कोडाई कनाल वगैरह। तो 1965 में वो गए कोडाई कनाल, और 1968 तक वहाँ ही वॉज इन एग्जाइल बेसिकली, और फिर 1968 में फिर उनको रिलीज़ किया। फिर वो कहने लगे कि इंडिया पाकिस्तान को आना चाहिए टेबल पे बात करने के लिए वगैरह वगैरह। और फिर बांग्लादेश का जब 71 जंग छिड़ी और पाकिस्तान हार गया, तब उसके बाद उनको ये थोड़ा लगा कि अब पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हो सकता है, और अब वो कोई लेवरेज जो उनका था वो पाकिस्तान है और इंडिया बैठेंगे, वो सब चला गया। और वो काफ़ी तब तक बुजुर्ग होने लगे थे, उनकी हेल्थ खराब थी, कश्मीर में इररिलेवेंट होने लगे थे, इंडिया के लिए इररिलेवेंट होने लगे। तो उन्होंने कहा इस टाइम थोड़ी सहमति से बैठ के कुछ अकॉर्ड किया, तो उन्होंने अकॉर्ड साइन कर लिया। उसकी वजह से उनकी जो इमेज है कश्मीर में, वो अकॉर्ड क्या था वो। और थोड़ा ये भी बताइए कि जो चीन के प्रीमियर से मुलाकात हुई थी और ये बात हुई कि अब वो फिर विभाजन की तरफ जाना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, ये सब उसमें कुछ सच्चाई थी? उसमें उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन इतना हिंदुस्तान में बवाल क्यों हो गया कि उनकी सारे किए धरे पर पानी फिर गया, लोग ये भूल गए कि वो कभी लड़े थे? क्योंकि हिंदुस्तान ने अभी जंग हारी थी चाइना से, तो ये इतना नहीं था कि उन्होंने क्या बात की, ये था कि क्यों मिले उनसे, जबकि केंद्र सहमत नहीं था कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से किसी को मिलना नहीं चाहिए। और उन्होंने सिर्फ वो ही नहीं, वो ब्रिटेन वगैरह काफ़ी यूरोपियन कैपिटल में गए, वहाँ पे कहते थे कि इंडिया, कि भारत ने अपने जो वो उन्होंने जो प्रोमिस की थी वो
अभी पूरी नहीं की हैं वगैरह, तो ये सब बातें की। लेकिन चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ ज़्यादा इन्होंने उसके बारे में बात नहीं किया। 370 रखना चाहते थे हमेशा, हाँ और ये चाहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी अलग खुद मुख्तारी से चलती रहे। और कश्मीर भी खुद मुख्तारी मिले, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उनको था। हाँ, कि इंडिया दे हमें स्वायत्तता। हाँ हाँ कि शेख अब्दुल्ला जो 1940s में थे वो बिलीव करते थे फेडरलिज्म में, ट्रू फेडरलिज्म, नॉट जस्ट यूनिटरी फेडरलिज्म जो इंडिया ने बाद में अडॉप्ट किया, कि हर स्टेट को अपनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ये वादा भी था ही भारत संघ का सब राज्यों से। तो इस तरह पूरी जिंदगी अगर हम उनकी देखें तो ऐसी ही गुजरी कि किसी से जब करीब हुए तो बहुत ज़्यादा करीब हुए, किसी से दूर गए तो एकदम ही दूर चले गए, एक्सट्रीम पे चले गए एकदम, या तो उसे देखना पसंद नहीं किया या अगले ने उन्हें देखना फिर पसंद नहीं किया। तो आखिरकार जब वो गुजरे, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो फिर भी चली और उनके बेटे ने संभाली, फारूक अब्दुल्ला ने, बाद में वो भी सीएम रहे कई बार। उसके बाद क्या विरासत थी उनकी जाने के बाद? उनकी विरासत ये थी कि उन्होंने आइडिया जो है कश्मीरी नेशनलिज्म का जो क्रिएट किया था, वो हमेशा बैलेंस करते थे कश्मीरी नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म, मुस्लिम आइडेंटिटी को। तो ये जो हैं सारे तीनों दिस आइडिया ऑफ कश्मीरी नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म, मुस्लिम आइडेंटिटी, ये बैलेंस नहीं कर पाए वो, क्योंकि मुश्किल था, ये सिर्फ जगलिंग है बॉल की। तो वो नहीं कर पाए, और उनके नहीं कर पाने से जो डिविजन्स क्रिएट हुए वो उनकी विरासत है। तो उन्होंने जब ये अकॉर्ड साइन किया तो सब इस अकॉर्ड की बात कर रहे थे। हाँ, 1975 में जो इंदिरा शेख अकॉर्ड साइन किया गया, क्या हुआ इसमें? उसमें बेसिकली उन्होंने ये माना कि कश्मीर इंडिया का एक अंग है, और जो दिल्ली एग्रीमेंट 1951 में साइन किया गया उसी को वापस दोहराया गया। तो उसमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, वहीं जहाँ था कश्मीर वहीं रहा। तो लोगों ने, कश्मीरी मुस्लिम ने ये देखा कि ये इसकी वजह से अब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं रही, अब ख़त्म हो गया सारा ये होप कि कश्मीर को कुछ मिलेगा या कभी ऑटोनॉमी मिलेगी। जो होप शेख अब्दुल्ला साहब ने खुद उनको दिया था, अब उन्होंने वो साइन ऑफ कर दिया और ख़त्म कर दिया पूरा। तो उसकी वजह से वो काफ़ी उनकी जो इमेज है वो ख़राब हो गई, और ऑल्सो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इमेज भी ख़राब हो गई। और ये जो डिविजन्स उन्होंने क्रिएट किए थे बिटवीन वेरियस नेशनलिज्म्स एंड सो ऑन, वो सब उभर के आ गए उनके जाने के बाद, क्योंकि उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो इनको कंट्रोल नहीं कर सके इन सबको। शेख अब्दुल्ला भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा जगलिंग करते थे। बाय द टाइम ही वाज गॉन, और 1980s का तो द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी डिफरेंट नाउ, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट इज पूरा डिफरेंट। देश बदल गया, दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। कश्मीर को देखने के नज़रिए में भी बहुत सारे परिवर्तन हो ही गए थे। और ये भी सच है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जैसे कश्मीर को 47 से देखते हैं, 80-85 आते आते उसके स्टेक होल्डर्स बदल गए, उसके मुद्दे बदल गए। आतंकवाद नहीं था, वो भी चला आया। उस तरह की लड़ाइयाँ नहीं थी कश्मीर में। मतलब अगर कोई वैसे उस पर एक लीनियर उसमें देखे तो 47 अब तक मुद्दा है, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके मुद्दे बहुत बदले हैं, उसकी कई परतें हैं। बिल्कुल। और 1980s में काफ़ी सारे बदलाव जो आए, वो जो एक तो जनरेशन उन्होंने कम्प्लीटली डिसअपॉइंट कर दी। तो एक वो था, एक दुनिया बदल रही है, पैलेस्टाइन चल रहा है, सोवियत यूनियन का, अफ़गानिस्तान में वो कश्मीरी देखते हैं कि अफ़गान एक बड़े मुल्क को कैसे हराते हैं, तो वो सब है। सेक्युलरिज्म की जो आइडिया है वो खुद कम होता जा रहा है, उसमें उससे नुकसान पहुंचा। और सिर्फ कश्मीरियों को नहीं, बाकी लोग भी ये कह रहे हैं इंडिया में कि सेक्युलरिज्म से हमको क्या मिला, जो सेक्युलर कंसेंसस और बाद में धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के साथ जो फिर बिल्कुल खुलकर हो गया, वो तो 90 आते वो तो फिर 1987 में जब इलेक्शन हुए तो फिर वो सारे रिग थे। जो इलेक्शन जैसा इलेक्शन नहीं था,
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता, जब कि जीता था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने, तो उसके बाद फिर ये इंसर्जेंसी जो शुरू हुई उसकी, फिर देन इट्स अ कंटेम्प्रेरी स्टोरी। अब कोई इस कश्मीर में शेख अब्दुल्ला को याद करता है? यंगर जनरेशन बिल्कुल नहीं। जो जनरेशन जैसे मेरी पेरेंट्स की जनरेशन है, उनके लिए वो अभी भी सेंट है, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों को निकाला अपने उस बेसिकली स्लेवरी से। तो उनके लिए वो अभी भी है। और उनके और हमारे बीच की जनरेशन जो है वो उनसे खफा है, और जो यंगर जनरेशन है वो उन्हें पता नहीं है। उनको पता ही नहीं है, उनको, एंड दे डोंट केयर मच, कि क्या है, कौन है, क्यों हम इनके बारे में सोच रहे हैं, हमारे मुद्दे बदल गए हैं, विच इज़ ट्रू। आई मीन वो तो सही बात भी है कि दूसरे, लेकिन अभी भी वो अगर लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, या उनसे खफा हैं या नहीं है, उनको गद्दार समझते हैं या हीरो समझ मानते हैं, शेख अब्दुल्ला अभी भी सिंबलाइज करते हैं कश्मीर की आइडेंटिटी को। अगर the essential Kashmiri identity still symbolizes. So मुझे आपकी बात से पता कौन याद आया, मतलब शेख अब्दुल्ला की इतनी आपने बात की तो मुझे एकदम अफगानिस्तान की पंजशीर वैली याद आ गई। तो जैसे वहाँ वो एक व्यक्ति लड़ता रहा पंजशीर वैली के लिए, उसका शेर कहलाया जाता रहा, उससे बाहर भी नहीं निकला, वहीं मर गया तारीफ और गालियों में। शेख अब्दुल्ला के साथ कुछ कुछ तो वैसा हुआ है। कुछ सवाल है मेरे पास जो कुछ लोगों ने भेजे हैं, कुछ का जवाब आपने दिया है, कुछ जोड़िएगा, बस ये 10 मिनट और आपके। वागिश ने पूछा है कि शेख अब्दुल्ला क्या वाकई में आखिर में भारत से मोहभंग हो गया था? इतना प्यार मोहब्बत थी शुरू में। हाँ, बीच में 1953 में जब उनको निकाला गया तब बिल्कुल मोहभंग हो गया था। लेकिन 1964 में जब वो वापस निकले तो उनके साथ काफ़ी जो लोगों ने बातचीत वगैरह की, तो उनको लगा कि ये ही वाज रेडी टू फॉरगिव, कि वो माफ़ करना चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे। तो मोह भंग हो गया था, लेकिन तब भी उनका जो था, वो कहते थे कि कोई भी कश्मीरी इंक्लूडिंग मी हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन कश्मीर को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। सो ये दीज टू थिंग्स ही वाज ऑलवेज प्लेइंग विद, बट टिल द एंड द आइडिया ऑफ इंडिया फॉर हिम हमेशा he agreed with, and the idea of a secular India. But the center, there's a difference between the idea of India and the state, right? जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के साथ तो बिल्कुल मोह भंग हो गया था। एंड तक इंडिया के साथ रहा, इंडिया के साथ तो अब वो आइडिया ऑफ यहाँ ये इंडिया। एक फिलॉसफी है। अब इसे वो नेता तो फिर भी समझ सकता है जिसके दिमाग से उपजी, लेकिन एक आम इंसान को अभी कैसे समझाओगे कि जी मोहब्बत भी है, दूर भी रहना, मतलब ऐसा पतंगा और परवाना वाला रिश्ता है, पर वो जलना नहीं चाहता। तो एक सवाल और है, उन्होंने कहा, एक साहब का नाम तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि क्या 370 शेख अब्दुल्ला की वजह से बनी रही कश्मीर में, या नेहरू ही थे जिन्होंने कश्मीरियत को बचाने के लिए 370 अपनी तरफ से लागू किया, वो चाहते थे रहे? 370 इसलिए लागू किया गया कश्मीरियत को बचाने के लिए नहीं। जब लागू किया गया वो इसलिए लागू किया गया क्योंकि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब लिखते समय ये कश्मीर और भारत का क्या संबंध होगा वो क्लैरिफाई करना था। तो इसलिए नहीं, ये दिस इज़ अ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग कि आर्टिकल 370 वाज टू प्रिजर्व कश्मीरी और मुस्लिम आइडेंटिटी, नथिंग टू। ये जो जनसंघ था बाद में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इसलिए लागू किया गया क्योंकि ये सारे मुसलमान रहते हैं यहाँ, उनकी आइडेंटिटी बचाने के लिए किया। बट इट वाज एक्चुअली डन बिकॉज कश्मीर वाज डिस्प्यूटेड और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट हैव बीन फिनिश्ड एंड साइंड जब तक ये नहीं क्लैरिफाई किया जा सकता था कि ये कश्मीर है क्या इंडिया में और इसका संबंध क्या होने वाला है। तो इट वाज सपोज टू एक्चुअली बी इन सम वेज टेम्पररी, राइट? एंड फिर उसके बाद कश्मीर वो सपोज टू क्रिएट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे वो ये संबंध जो है कश्मीर और इंडिया का उसको वो पूरा साफ करते थे। बट उसके लिखने से पहले शेख साहब को निकाल दिया फॉर ऑल दीज अदर रीजन। महबूब हसन ने भी पूछा है, हालांकि उसका जवाब आ गया, कि आज़ादी के बाद के कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए
कड़े विरोध में रहे शेख साहब, मतलब वो चाहते नहीं थे पाकिस्तान जाए कश्मीर, और उन्होंने मुस्लिम लीग का भी विरोध किया। हाँ। फिर क्या हुआ कि कश्मीर को भारत से अलग थलग रखने की कोशिश वो करते रहे, और फाइनली उन गतिविधियों में भी शामिल हो गए कि लगा कि वो पाकिस्तान के साथ हैं या अलग कश्मीर के पक्ष में हैं। ना बट शेख साहब हमेशा कहते थे कि अगर मैं इंडिया का विरोध करता हूँ इसका मतलब नहीं है कि मैं प्रो पाकिस्तान हूँ। मैं प्रो कश्मीरी हूँ भाई। एग्जैक्टली। सो दिस इज दिस ये जो आइडिया है कि अगर आप इंडिया का विरोध करें कश्मीर के मामले में इसका मतलब आप प्रो पाकिस्तान होंगे। बट वो हमेशा कहते थे मैं कश्मीर, सबसे पहले उनके लिए कश्मीर था, और ना उसके बाद कुछ था, इसलिए वो नेशनल लीडर भी हो नहीं पाए उस तरह से, कभी कश्मीर और के करना बाहर निकले चाहते भी नहीं थे। चाहते भी नहीं थे। मतलब आप तो कह रही हैं कि वो तो जम्मू तक नहीं जाना चाह रहे थे, तो कश्मीर के लिए जिए, कश्मीर के लिए मरे। जब उनकी मौत हुई और जनाजा निकला होगा, क्या था सीन? सबसे बड़ा ऐसा किसी ने कभी देखा नहीं है। जिन लोगों से मैंने बात की इसके बारे में और कुछ पढ़ा है उसके बारे में लिखा हुआ, सब लोग जो भी उनके विरोधी भी थे वो भी बाहर आए, क्योंकि उनको मालूम था कि सिंबल जो है कश्मीरी आइडेंटिटी का अब ख़त्म हो गया, और ये जो लिंक था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो भी गया। तो अब कश्मीर कहाँ, यहाँ से आगे कहाँ, कैसे, कहाँ जाएगा, वो उनको विरोधियों को भी लगा कि ये बहुत क्वेश्चन मार्क था। अब हम जानते हैं क्या हुआ उसके बाद। अब जिस मोमेंट में हम अभी हैं वहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है कश्मीर में क्या होने वाला। बिल्कुल प्रश्न है कि कहाँ जाएगा, क्या होगा। तो बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये किताब पढ़ें, और आपके मैं ये जो लिसनर्स हैं उनको बोल रही हूँ, अगर आप किताब पढ़ें तो आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा कि हम इस जो मोमेंट में अपने आप को देखते हैं वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। हाँ, जो हम अभी कह रहे थे कि 47 का कश्मीर, उसके मुद्दे, उसके स्टेक होल्डर्स, और 2023, 24, 25 के स्टेक होल्डर्स, कश्मीर मुद्दे अलग हैं, और ये इसके बीच की कड़ी है। इनफैक्ट बीच की क्या, ये शुरुआत है कि कहाँ से शुरू हुआ था। और जो ये आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ अगस्त 2019 में, वो इसका एंड पॉइंट है, कोई बिगिनिंग नहीं है। ऐसे जैसे लोग समझते हैं ये सडनली हो गया, नहीं, ये आप अगर आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये जब से आर्टिकल 370 लागू हुआ और जब उसका एब्रोगेशन हुआ अब तक ये चल ही रहा है, डिसमेंटलिंग ऑफ द कश्मीरी स्टेट। थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप ये किताब पढ़ने से। कश्मीर का नेता होना बाकी किसी भी जगह के नेता होने से ज़्यादा दुष्कर और दिलचस्प है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अपने लोग तो हैं ही, विदेशी मामले भी उसमें शामिल हो जाते हैं, अपनी प्रजा, आपने बताया कितने सारे विचार को जगल करना है। एक मेरी आइडेंटिटी कश्मीरी है, एक मेरी आइडेंटिटी इंडियन भी है, इंडियन पासपोर्ट लेके घूम रहा हूँ, और फिर थोड़े थोड़े समाजवादी भी थे, कम्युनिस्ट विचारधारा से भी थोड़े प्रभावित थे। शुरुआत हुई एक ऐसे लड़के के रूप में जो कुरान पढ़ता है, उसे याद भी है। तो शेख अब्दुल्ला का जीवन इतना भर नहीं है जितना भर हम आज समझ लेते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है आपको और लगा होगा इसको लिखने के बाद कि कुछ छूट गया क्या। बहुत पहलू हैं इस शख्स के, और होता है इतिहास में कई सी घटनाएं होती हैं जो इंसान को ऐसे फंसाती है कि वो अंत में इतना अकेला होकर मरता है। जनाजे में भले कितने लोग हों, लेकिन हमने आखिर में जो कहा कि अपने पॉलिटिकल करियर के आखिरी दौर में शेख कितने अकेले थे। बहुत, काफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रलेखा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहूँगा कि ये किताब तो ज़रूर पढ़ें ही। इस किताब के अलावा आपने जो ये 3-4 किताबें और लिखी, इससे पहले 4 किताबें है ना, ये भी कश्मीर के बारे में है, और आपने इतना रिसर्च किया है कश्मीर को लेकर। अगर आप सचमुच कश्मीर समझना चाहते हैं तो बच नहीं सकते आप चित्रलेखा जुत्शी के लेखन से। मुझे तो कम से कम ये पढ़ के ये समझ में आया। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, और आप लोगों से यही गुजारिश, हिंदी में भी लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो इतने धैर्य से आपने सुना शेख अब्दुल्ला, कश्मीर के शायद पहले और आखिरी नेता जो अपनी तरह के थे। कुछ कुछ मूडी थे और कुछ कुछ कंडीशंस ने उनको और मूडी बनाया, और पहले नेता जिन्होंने कश्मीर के लोगों को संगठित किया और कई तरह के हालात से लड़े, आखिर में आइसोलेशन में गए, लेकिन उनकी बनाई पार्टी और उनकी आगे जो विरासत है उसको संभालने वाले अभी भी हैं। बाकी तो देखिए, एक नेता अपने साथ बहुत कुछ घटता है उसके साथ, और वो घटाता है। मुझे लगता है पढ़नी चाहिए किताब,
कश्मीर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है शेख अब्दुल्ला को समझना। पढ़ाकू नितिन के अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर अगले गुरुवार। इतने धैर्य से सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।